तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका देखा था कि कैसे हम सर्चिंग को रिकर्सिव बना सकते हैं, ऑल्दो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्चिंग के जो नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं अपने रिकर्शन के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो पहले वाले तरीके में अगर कोई एलिमेंट सर्च करना था तो मैं मेरे पास जितना एरे था उसका केवल पहला एलिमेंट देख रही थी और जितने भी बाकी एलिमेंट्स देखने थे वो काम मैं किसी और को पकड़ा रही थी। अब इसको हम दूसरे तरीके में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब लेट्स से जैसा कि हमने आपको याद होगा फिबोनाची सीरीज के एग्जांपल में किया था, तो जरूरी नहीं है कि एक जो रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने आप को केवल एक बार कॉल करे, वो अपने आप को कितनी भी बार कॉल कर सकता है। तो उसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं एक ही बंदे को अपना काम दूं, मैं अपने काम को ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके ज्यादा लोगों को सॉल्व करने के लिए दे सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये करने की जगह कि एक एलिमेंट खुद देख रही हूँ और बाकी पूरा किसी और को दे दिया, मैं अपने पूरे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो 2 पार्ट्स मेरे को मिल गए, मैं खुद कोई सर्चिंग नहीं करूंगी। पहला पार्ट एक बंदे को दे दूंगी कि तुम इसमें सर्च करो और दूसरा पार्ट दूसरे बंदे को दे दूंगी कि तुम इसमें सर्च करो। तो एज एन एग्जाम्पल ये मेरा एरे था यहाँ पे 12 साइज का, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, इतना पार्ट मैं एक बंदे को दे दूंगी कि तुम इसमें सर्च करो 12 9 4 3 2 7, और इतना पार्ट हम एक दूसरे बंदे को दे देंगे 8 10 11, वो इतने में सर्च करेगा। ये दोनों लोग भी सेम करेंगे, ये बंदा भी अब इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेट्स से कि ये जो डिवीजन कर रहा है 1 to 9 एक पार्ट में और 4 3 2 7 एक पार्ट में, तो ये 1 to 9 एक बंदे को दे देगा, 4 3 2 7 दूसरे बंदे को दे देगा। सिमिलरली ये भी 1 6 5 एक जगह दे देगा, तो 6 एलिमेंट्स थे 12 9, थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, ये 1 to 9 नहीं है, ये 12 और 9 है। तो ये एक पार्ट में और एक ये दूसरे पार्ट में, तो 12 9 4 गया यहाँ पे और 3 2 7 गया यहाँ पे। ऐसे ही 1 6 5 गया यहाँ पे, 8 10 11 गया यहाँ पे। ये लोग भी फिर से यही काम कर रहे हैं। तो ये 12 एक बंदे को दे देगा, 9 4 एक को, ये 3 एक को, 2 7 एक को, ये 1 एक को, 6 5 एक को, 8 एक को, 10 11 एक को। अब यहाँ पे बेस केस क्या बनेगा, अभी ये बंदा और भी डिवाइड कर सकता है, ये 9 एक को, 4 एक को, 2 एक को, 7 एक को। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सब एरेज हो रहे हैं जो इंडिविजुअल लोगों के पास जा रहे हैं सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बेस केस बनेगा जब तक ये जो एलिमेंट है एरे का साइज है ये 1 नहीं हो जाता। तो जैसे ये एलिमेंट का एरे का साइज 1 होगा तो जिस भी बंदे के पास ये कंपेयर करने के लिए आया है वो बस देखेगा। तो मान लो हम 8 सर्च कर रहे थे, तो ये बंदे जो हैं ये देखेंगे कि जो एलिमेंट उन्हें सर्च करने के लिए एक एलिमेंट मिला है वो 8 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये 8 के इक्वल है तो वो 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वो -1 रिटर्न कर देंगे। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, तो मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैंने डिवाइड किया जो मेरा पूरा का पूरा एरे है, लेट्स से उसको 2 पार्ट्स में AR1 और AR2। तो ये मेरा सर्च फंक्शन है जो हम लगा रहे हैं एक एरे पे AR पे, और ये मेरा एलिमेंट है जिसको कि मैं सर्च कर रही हूँ। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, अब ये दो सर्च को 2 बार कॉल करेगा। तो ये एक बार AR1 में एलिमेंट को सर्च करेगा और एक बार AR2 में एलिमेंट को सर्च करेगा। और अगर किसी भी एक बार में एलिमेंट मेरे को मिल जाता है तो मतलब इट इज सक्सेसफुल। तो ये जो सर्च फंक्शन है ये एक इंटीजर रिटर्न कर सकता है जो कि -1 होगा अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला, और एलिमेंट का इंडेक्स होगा अगर एलिमेंट हमें मिल गया। तो मैं इन्हें 2 वेरिएबल्स में कलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स से x और y। तो अब आगे क्या होगा, अगर दो x और y दोनों के दोनों -1 है
तो मैं क्या करूंगी, मतलब ना मेरे को, मैंने जिन जिन दो बंदों को एलिमेंट सर्च करने के लिए दिया था उनमें से किसी को भी एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। अगर किसी भी एक का वैल्यू -1 नहीं है, इफ एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट -1, तो जो वो वैल्यू है मैं वो वैल्यू रिटर्न कर दूंगी, और हर एक फंक्शन यही करेगा। तो और यहाँ पे हमारा रह गया एक बेस केस, तो सबसे पहले हमारा बेस केस ही लिखना बनता है। तो अगर मेरा जो साइज है एरे का, अगर वो साइज था मेरा 1, तो मैं क्या करूंगी, बस सर्च करूंगी कि वो एलिमेंट है या नहीं है। तो चेक वेदर दैट वन एलिमेंट विच इज देयर, लेट्स से यार 0 एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगी ये जो भी इंडेक्स था मेरा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगी -1। तो ये कॉल ऐसे चलेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 9 है ये सारे एलिमेंट्स -1 रिटर्न करेंगे। अगर हम सर्च कर रहे थे 8 को, तो ये सब लोग -1 यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ये भी -1 -1। अब 8 यहाँ पे एलिमेंट मिल गया, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन 1 रिटर्न करेगा। ऊपर क्या होगा, अगर मैं इस वाले फंक्शन कॉल को देखूं, इसको दोनों के दोनों चिल्ड्रन ने -1 पास किया है, तो इसके किसी भी साइड में हमें नहीं मिला, तो ये भी -1 रिटर्न कर देगा, ये भी और ये भी। इसके अब दोनों -1 है, ये भी -1, इसके भी दोनों -1 है, 165 के भी -1 है। अब यहाँ पे एक 1 है और एक -1 है, तो एक्चुअली ये 1 नहीं होगा, ये इंडेक्स होगा, जो भी इंडेक्स है वहां पे, मतलब ये एक नॉन -1 एंट्री है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक एंट्री मिल गई जो नॉन -1 है, तो ये इंडेक्स पास करेगा। यहाँ पे फिर से -1 पास हुआ, यहाँ पे इंडेक्स पास हुआ, और फाइनली ये फंक्शन रिटर्न कर देगा इंडेक्स। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इस चीज को हम एग्जैक्टली कोड कैसे कर सकते हैं सी में। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो इनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो हमने पहले केस में, लीनियर केस में तो कॉम्प्लेक्सिटी देख ली थी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम देखते हैं कि कितने कंपैरिजन्स हो रहे हैं। तो हर एक केस में जब भी ये फंक्शन कॉल होता है, ये एक ये वाला कंपैरिजन तो करता ही करता है कि जो एरे का साइज है वो 1 है या नहीं है। अच्छा, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी पहले जैसा ही होगा। तो हम एरे को डिवाइड करने की जगह क्या पास कर रहे हैं, लोकेशंस पास कर रहे हैं। तो जब मेरे को एरे मिला, मेरे को एलिमेंट सर्च करना है, और मेरे को एरे की बिगिनिंग लोकेशन पता है और एरे की एंडिंग लोकेशन भी पता है। तो ये हो गया मेरा सर्च फंक्शन, जहाँ पे मेरे को दोनों लोकेशंस पता है। अब मेरे को क्या करना है, इसको बीच में से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो कई बार क्या होगा, ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो you'll have to look for that particular case। तो मिड ऑलमोस्ट मेरा क्या होगा, आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। मिड ऑलमोस्ट होगा हमारा बिगिनिंग प्लस एंड माइनस बिगनिंग बाई 2, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे इनिशियली मेरा बिगनिंग 0 है और एंड 11 है, तो एंड माइनस बिगनिंग बाई 2 हो गया 5। तो मेरा मिड हो जाएगा बिगनिंग मतलब 0 + 5, तो मिड हो गया मेरा 5। तो 0 1 2 3 4 5 हमारा एक साइड हो जाएगा, और 6 7 8 9 10 11 एक साइड हो जाएगा। तो ये मेरा मिड निकल गया। उससे पहले हम वो कंडीशन चेक कर सकते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ही एलिमेंट है इस एरे में। तो अगर एक ही एलिमेंट है इस एरे में, तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो मेरा एंड माइनस बिगनिंग प्लस 1 है, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मेरा एंड माइनस बिगनिंग 0 है, या फिर बिगनिंग ही मेरा एंड है, तो मतलब कि एक ही एलिमेंट है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मेरा बिगनिंग जो है वो एंड के बराबर है, तो अगेन आई विल चेक कि ये ए ऑफ बिगनिंग में ये जो एलिमेंट मैं सर्च कर रही हूँ ये है या नहीं है। अगर ये है तो मैं बिगनिंग रिटर्न करूंगी, और अगर ये नहीं है तो मैं -1 रिटर्न करूंगी। तो ये मेरा हो गया बेस केस। और अब ये नीचे चल रहा है मेरा रिकर्सिव केस। तो अब मैंने मिड निकाल लिया, बिगनिंग प्लस एंड माइनस बिगनिंग बाई 2। अब मैं अगेन दो इंटीजर्स ले लेती हूँ, i1 और i2। i1 होगा जब मैं सर्च कर रही हूँ
ए में एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक सर्च करूंगी मैं, बिगिनिंग से लेके मिड तक, और I2 में मैं सर्च करने वाली हूँ ए में एलिमेंट को मिड +1 से लेके एंड तक। और अगेन फिर अब मेरे को चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस लगाने पड़ेंगे कि अगर I1 I2 के बराबर है और अगर वो दोनों -1 के बराबर हैं तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगी, एल्स मैं रिटर्न कर दूंगी इनमें से जो भी नॉन -1 एंट्री है वो। तो मैं यहाँ पे पूरी एल्गोरिथम नहीं लिख रही, एग्जैक्ट कोड हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो ऐसे मेरा ये कोड बनेगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने की कोशिश करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें एक्चुअली पता चलेगी इस ट्री से। तो यहाँ पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, हर बार क्या हो रहा है, ये 2 में डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 में डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले ये प्रोसेस कितनी बार चल सकता है ऑन अ मैक्सिमम, तो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये प्रोसेस चलेगा हमारा log2n टाइम्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो कि हमारे पास केवल 8 एलिमेंट्स थे, मान लो 8 एलिमेंट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको कि मैं सर्च कर रही थी। तो ये कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले 1 2 3 4 एक साइड आ जाएगा और 5 6 7 8 एक साइड आ जाएगा। तो ये अब 8 से हो गए 4 और फिर ये 4 से हो गए यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बन गए, और अब ये क्या हुआ, 2 2 से 1 1 का पेयर बन गया। तो आप देखो ये कितने स्टेप्स तक हुआ, तो यहाँ पे ये चला 3 स्टेप्स तक, which is nothing but log2 of 8 which is 3। तो हर बार ये क्या हो रहा है, 2 में डिवाइड होता जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मेरा एक और एलिमेंट 9 भी होता तो यहाँ पे ये 7 8 9 हो जाता, तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे चला जाता, बट ऑलमोस्ट log2n ही रहेगा। तो हम अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज पे काम कर रहे हैं। तो ये जो भी मेरा ट्री बना है यहाँ पे, इसमें अराउंड log2n लेवल्स होंगे, एक लेवल ये तो है ही, उसके एडिशन में log2n लेवल्स होंगे। इसमें अब कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं, तो अगर हम अपनी एल्गोरिथम को देखें तो हम जाते हैं यहाँ पे अपनी एल्गोरिथम पे। तो जब भी एल्गोरिथम कॉल हो रही है तो बिगिनिंग इक्वल्स टू एंड, ये तो हमेशा चेक हो रहा है, हर एक फंक्शन कॉल में बिगिनिंग इक्वल्स टू एंड चेक हो रहा है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉल हो कितनी बार रही है। तो एक बार तो ये फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, फिर एक बार यहाँ पे हुई, एक बार यहाँ पे हुई, एक बार यहाँ पे हुई। तो इस ट्री में ये जितने भी नोड्स हैं यहाँ पे, हर एक के लिए एक बार फंक्शन कॉल हो रही है। तो ये कितने नोड्स होंगे यहाँ पे, तो अगर हमें ये नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो इसको निकालने के लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे थी मेरी एक नोड, तो यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे हो गई 2, उसके बाद यहाँ पे हो गई अगले स्टेप में 4, फिर हो गई 8, राइट। और ये वाली जो चीज है यहाँ पे, ये कितनी बार था, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे log2n ऐसी लेयर्स हो सकती है, तो ये चलेगा log2n टाइम्स। तो इसको जब आप जीपी का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे तो ये चीज आपकी अप्रोक्सीमेटली 2n आएगी यहाँ पे। उसका आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लीव नोड्स हैं, जो मतलब सबसे लास्ट में है, जिनके नीचे कुछ नहीं है, जो लास्ट टाइम फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो n तो यही होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे होने वाला है। तो n यही होंगे और ऑलमोस्ट n ही ऊपर होंगे। तो 2n नोड्स हैं टोटल इस ट्री में। तो ये वाला जो स्टेप है ये मेरा 2n टाइम्स कॉल होने वाला है। अच्छा, और क्या क्या कंपैरिजंस हो रहे हैं, अगर आप एडिशन को भी हम एज अ कंप्यूटेशन काउंट करें तो ये एडिशन कितने टाइम होगा। तो अब हमने देखा कि 2n टाइम में से n टाइम्स तो हम यहीं पे रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे ये जो n टाइम्स यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ये तो सीधे सीधे फर्स्ट टाइम यहीं पे रिटर्न हो जाएंगे, तो इनके लिए नीचे वाले स्टेप्स नहीं चलेंगे। जो बाकी बचे हुए n
नोड्स हैं ऊपर, उनके लिए बाकी के स्टेप्स चलेंगे। तो ये मेरा n टाइम्स होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे भी कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो सिमिलरली ये वाली चीज भी मेरी चलेगी ऑलमोस्ट n टाइम्स। तो मेरे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं वो कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ n टाइम्स ही आएंगे। तो 2n टाइम्स इनके लिए, n टाइम्स इनके लिए, n टाइम्स इनके लिए, तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 4n, विच इज अगेन ऑर्डर ऑफ n। तो ऐसे हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे हम और एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है रिकर्शन का, जहाँ पे हम कोई भी एरे होता है उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड एंड कनकर अप्रोच भी कहते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर यही वाला फंक्शन रिकर्शन के केस में इनके ऊपर काम करता रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाली जो अप्रोच है ये आगे काफी सारी एल्गोरिथम्स में यूज होती है। तो अगले वीडियो में हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी सर्च। उसको करने से पहले हम इस पर्टिकुलर ये जो एल्गोरिथम हमने पढ़ी है रिकर्शन वाली, इसका कोड लिखेंगे और उसके ही कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो वो बाइनरी सर्च का कोड बन जाएगा। उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आप अगली वीडियो रेफर कर सकते हो एक रिकर्सिव सर्च का कोड लिखने के लिए।